Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Print Comes to Europe of Class 10th History Chapter number 5. So इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब यूरोप में किस तरीके से प्रिंटिंग जो है आई थी। हमने ये देखा था कि ईस्ट एशिया में जो प्रिंटिंग है वो शुरू हुई थी। सबसे पहले चाइना में प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या हैंड प्रिंटिंग जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हुई थी। चाइना से जो टेक्नोलॉजी है वो जापान एंड कोरिया में गई और उसके बाद अब चाइना से ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूरोप में कैसे आई वो हम देखेंगे। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। तो हमेशा से क्या होता आ रहा था कि चाइना से सिल्क एंड स्पाइसेस जो है वो यूरोप जाते थे सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट जो है वो हमने हमारे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस तरीके से जो सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जिससे इनिशियली सिल्क ले जाई जाती थी लैंड के थ्रू भी एंड सी के थ्रू भी। तो सिल्क रूट जो है एक ऐसा रूट है जिससे ओरिजिनली सिल्क जो है ले जाया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इस पे सिर्फ सिल्क ही ले जाया जाता था, और भी जितनी भी चीजें थी वो भी सेम ही रूट से ले जाई जाती थी। बट हाँ, क्योंकि प्रोमिनेंट इसमें सिल्क था तो इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। तो चाइना से जो चीजें हैं वो सिल्क रूट के थ्रू जाती थी यूरोप में। तो इनिशियली सिल्क एंड स्पाइसेस ये सारी चीजें जाती थी। सो 11th सेंचुरी में क्या हुआ, चाइना का जो पेपर है वो यूरोप जाता है सेम रूट के थ्रू, सिल्क रूट के ही थ्रू, क्योंकि ट्रेडर्स आते थे जाते थे सामान को खरीदते थे बेचते थे। तो सिल्क रूट से होते हुए ही चाइना का जो पेपर है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चाइनीज पेपर रहता है, तो वो जो पेपर है वो यूरोप पहुंचा। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड पेपर की वजह से क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या रहती हैं, ऐसी स्क्रिप्ट जिन्हें कि हाथों से कोई पर्सन लिखता है। क्योंकि अब पेपर आ गया है तो पेपर पे बहुत ही ध्यान से स्क्राइब्स जो है वो चीजों को लिखते थे। स्क्राइब कौन होते हैं, स्क्राइब वो पर्सन होते हैं जो कि किसी चीज को लिखते हैं किसी पर्टिकुलर पेज पे या स्टोन पे। तो जो चीजों को एकदम अच्छे से लिखते हैं उनको स्क्राइब्स कहते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनने लगी पेपर की वजह से जब पेपर यूरोप में आया। Then in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. तो ईयर 1295 में क्या हुआ, एक इटालियन एक्सप्लोरर थे मार्को पोलो। इन्होंने काफी समय बताया चाइना में और चाइना में एक्सप्लोरेशन की, अलग अलग चीजें जानी चाइना के बारे में, और यहाँ से काफी समय बिताने के बाद वो अपने देश इटली वापस गए। As you read above, China already had the technology of woodblock printing. अब जब तक मार्को पोलो जो है वो इटली लौटे तब उस दौरान, मतलब जब उन्होंने अपना टाइम चाइना में बताया तब तक चाइना में पेपर भी था और चाइना में जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वो आ चुकी थी। तो मार्को पोलो ने वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सीखी और उसको वो अपने साथ ले गए जब वो इटली वापस गए। तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज है उसको उन्होंने इटली में इंट्रोड्यूस किया। जब मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली में इंट्रोड्यूस किया तो इटालियंस जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बुक्स को प्रोड्यूस करने लग गए वुड ब्लॉक्स की मदद से। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब जब इटली में बहुत ज्यादा मात्रा में वुड ब्लॉक की मदद से बुक्स प्रिंट होने लग गई तो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में ये जो टेक्नोलॉजी है वो फैल गई। पूरे यूरोप में इस टेक्नोलॉजी की मदद से बुक्स बनाई जाने लग गई। Luxury editions were still handwritten on very expensive vellum meant for aristocratic circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. तो देखो अब धीरे धीरे करके वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से बहुत ज्यादा मात्रा में बुक्स प्रिंट तो हो रही थी, बट अभी भी लग्जरी एडिशंस किनको माना जाता था, हैंड रिटन बुक्स को। मतलब कि एक तो होता है ना कि चलो नॉर्मल चीज जो है वो मशीन से बन गई या जैसे वुड ब्लॉक से बन गई जो बुक है, बट कीमती चीज किसको मानी जाएगी, कीमती बुक कौन सी होगी, हाई क्लास वाली बुक अभी भी किसको माना जा रहा था, हैंड रिटन बुक्स को। जो हाथ से लिखी हुई बुक्स थी उनको काफी ज्यादा लग्जूरियस माना जा रहा था कि वो अमीर लोग जो है वो हाथ से लिखी हुई बुक को प्रेफर करते हैं, और जो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली बुक्स आई हैं इनको गरीब लोग या जो ज्यादा अमीर लोग नहीं है वो इनको अफोर्ड करते हैं। तो अमीर लोग अभी भी हैंड रिटन बुक्स को प्रेफर कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये क्लासिक है, मतलब हैंड रिटन बुक्स जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो एक्सपेंसिव वेलम पे लिखी हुई हैंड रिटन बुक्स को अभी भी अमीर लोग प्रेफर कर रहे थे, लग्जरी की तरह प्रेफर कर रहे थे। वेलम क्या होता है, वेलम अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। पार्चमेंट मतलब भी सेम ही चीज होता है, जैसे वेलम एंड पार्चमेंट एक तरीके से सिनोनिम्स है। तो बेसिकली एक ऐसी चीज, लिखने वाली चीज जो कि एनिमल की स्किन से बनी है,
जैसे आप यूं समझ लो, एक पेपर जो कि किससे बना है, एनिमल की स्किन से। जैसे भेड़ बकरियों की स्किन को इस तरीके से प्रोसेस किया कि अब वो जो स्किन है उस पे लिखेंगे लोग, उसको एक तरीके से लिखने वाले चीज की तरह यूज करेंगे। तो वेलम क्या होता है, ऐसे लिखने वाली चीज जो कि एनिमल की स्किन से बना है। तो वेलम्स के ऊपर हाथ से लिखे जाने वाले बुक्स को लग्जरी की तरह यूज किया जा रहा था। और ये जो एक्सपेंसिव वेलम्स हैं जिनके ऊपर हैंड रिटन किया जा रहा था बुक्स को, तो ये किसके लिए थी, अमीर लोगों के लिए थी। अमीर लोग कौन, एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स जो राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोनास्टिक लाइब्रेरीज, ठीक है। मोनास्टिक लाइब्रेरीज आप ऐसे समझ सकते हो जैसे जो मॉन्क वगैरह से रिलेटेड रहता है, जहाँ पे रिलीजियस एक तरीके से बुक्स वगैरह मिलती हैं, आप ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो जो मोनास्टिक लाइब्रेरीज है वहां पे इस तरीके से लग्जूरियस एडिशंस को यूज किया जा रहा था। अब ये जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ये प्रिंटेड बुक्स को स्कॉफ करते थे। स्कॉफ मतलब होता है कि किसी चीज को ऐसे समझना जैसे ये तो बहुत बेकार है। जैसे स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स मतलब प्रिंटेड बुक्स को वो यूं समझते थे कि ये तो ऐसे ही है, बकवास है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एज चीप वल्गैरिटीज, तो ये लोग प्रिंटेड बुक्स को, जो वुड ब्लॉक से प्रिंट की गई बुक है, उन्हें बहुत ही गंदी चीज मानते थे कि तो ऐसी बकवास है। Merchants and students in the universities towns bought the cheaper printed copies. अब जो आम लोग थे, आम जनता थी, मर्चेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, इनके लिए हैंड रिटन बुक्स जो कि वेलम पे लिखी जाती थी वो बहुत ही महंगी पड़ती थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो वाली बुक्स काफी ज्यादा सस्ती रहती थी। तो मर्चेंट्स, स्टूडेंट्स वो प्रिंटेड कॉपीज को ही प्रेफर करते थे, उनको खरीदते थे। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. अब जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ने लग गई, वैसे वैसे यूरोप के जो बुक सेलर्स हैं वो दूसरे देशों को भी बुक्स एक्सपोर्ट करने लग गए। मतलब वो अपने देशों में बुक्स बना रहे थे और बना के दूसरे देशों को भी बेच रहे थे। अलग अलग जगह पे बुक फेयर्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे, मतलब बुक के जो मेले हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे थे, जहाँ पे लोग आके बुक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये चीज हो रही थी। Production of handwritten manuscript was also organized in new ways to meet the expanded demand. अब क्योंकि अब एक ऐसा दौर आ रहा था जिसमें बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रही थी। अब प्रिंटेड बुक्स भी इंपॉर्टेंट थी और साथ ही साथ जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनका भी एक अपना ही एक तरीके से उनकी अपनी डिमांड थी। अमीर लोग अभी भी हैंड रिटन बुक्स को प्रेफर कर रहे थे, इसको लग्जरी मान रहे थे। मान लो किसी को गिफ्ट देना है तो वो हैंड रिटन बुक को देंगे, उसको इंपॉर्टेंट समझ के। तो जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनको भी एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की भी डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि ओवरऑल बुक की डिमांड बढ़ रही थी। तो प्रिंटेड की भी डिमांड बढ़ रही थी, हैंड रिटन बुक्स की भी डिमांड बढ़ रही थी। Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. तो पहले क्या होता था, पहले जो स्क्राइब्स हैं, स्क्राइब्स मतलब स्किल्ड हैंड राइटर्स, ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छे से राइटिंग कर सकते हैं। तो ये जो स्क्राइब्स हैं, पहले क्या होता था, इनको सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा या फिर जो इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन्स हैं वो इनको हायर करते थे। पैट्रॉन मतलब कि जैसे कोई पर्सन किसी को शेयर दे रहा है, पैसे वगैरह देके उसकी आर्ट को बढ़ावा दे रहा है। कि मान लो कोई राजा है, राजा ने किसी कवि को पैसे दिए हैं ताकि कवि अच्छी अच्छी पोयम लिख सके। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, राजा कवि को पैट्रोनेज दे रहा है। राजा ने अपने दरबार में कोई राइटर रखा हुआ है और वो जो राइटर है वो अच्छे से बुक लिख रहा है, कविताएं लिख रहा है, और राजा उसको अपनी कविताएं वगैरह लिखने के लिए, अपनी आर्ट को बड़ा करने के लिए क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो वो चीज है पैट्रोनेज। तो अमीर लोग रहते थे, बिजनेसमैन वगैरह रहते थे, वो भी पैट्रोनेज देते थे राइटर्स को, स्क्राइब्स को। ठीक है, तो अब क्या था, अब सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा या इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास स्क्राइब्स नहीं थे, बल्कि अब बुक सेलर्स जो है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में स्क्राइब्स को हायर कर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि एक बुक सेलर के पास 50 से भी ज्यादा स्क्राइब्स काम कर रहे थे। But the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books. अब देखो handwritten books जो होती हैं, handwritten manuscripts, ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। मतलब हाथ से अगर कोई चीज लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जल्दी हो जाएगी, उसमें बस इंक लगानी है और उसको छापना है। बट हैंड रिटन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे बन रही थी। कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। एक बुक को दूसरे बुक में कॉपी करना, हाथ से लिखना, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव काम था, क्योंकि स्क्राइब्स वगैरह को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। वो जो वेलम है वो बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी।
सो ओवरऑल जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस होता था, काफी टाइम लगता था बनाने में। और ऊपर से मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो काफी फ्रेजाइल होती थी, मतलब एकदम से हल्की फुल्की होती थी या नाजुक होती थी। वो थोड़ा इधर उधर हुई और खराब हो जाती थी। ठीक है, ऑकवर्ड टू हैंडल, उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं था। सोचो एनिमल स्किन के ऊपर लिखा जा रहा है तो इतना आसान नहीं था उनको हैंडल करना। एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजीली, और उनको ऐसे आसानी से कहीं पे भी ले जाया नहीं जा सकता था और उनको इजीली रीड करा नहीं जा सकता था। मतलब कहने को ये जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है वो महंगी होती थी, लग्जूरियस होती थी, बट कंफर्टेबल नहीं रहती थी पढ़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन्ड लिमिटेड, और इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा आसान नहीं था इनको हैंडल करना, ये बहुत ही फ्रेजाइल रहती थी। इन सभी रीजंस की वजह से हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनका सर्कुलेशन थोड़ा लिमिटेड रहा, वो बहुत ज्यादा नहीं फैल पाई। जैसे जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बुक्स हैं वो दूसरे देशों में बेची जा रही है, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को एक्सपोर्ट करना या इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इतना आसान नहीं था। With growing demands for books, woodblock printing gradually became more and more popular. और क्योंकि धीरे धीरे करके जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही थी बुक्स के लिए, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है अब वो ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो नुकसान है हमें वो भी दिख रहा था, उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे थे। तो इसीलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है अब वो और ज्यादा फेमस होने लग गई। By the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, and religious pictures with simple, brief text. 15th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को सिर्फ और सिर्फ बुक्स लिखने के लिए ही नहीं, बल्कि टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के ऊपर प्रिंट करने के लिए वुड ब्लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते रहते हैं उनके ऊपर प्रिंट करने के लिए भी वुड ब्लॉकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिलीजियस पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट, उनके साथ में रिलीजियस पिक्चर्स को लगाना, भगवान की पिक्चर लगाना, इन सब में भी वुड ब्लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा था। There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. अब देखो यहाँ से ये तो पता चलता है कि बुक्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और इसीलिए हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है वो पीछे रह गए, और बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो सामने आया। बट अब डिमांड इतनी बढ़ रही थी कि इवन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटता दिखाई दे रहा था, वो भी कम लग रहा था। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो कि और ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन करे, और क्विकर करे प्रोडक्शन को, और चीपर करे, सस्ते में और जल्दी प्रोडक्शन कर सके बुक्स की। अब ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही थी, और इसे अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी पूरे करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी उसमें भी। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब इतनी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए किसी ना किसी नई प्रिंट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी, व्हेन जोहान गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। अब हुआ क्या कि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए क्या था, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। और नई टेक्नोलॉजी कब आई, 1430s में। स्ट्रासबर्ग जर्मनी के एक पर्सन थे, जॉन गटेनबर्ग, उन्होंने वर्ल्ड की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो डेवलप की। मतलब कि एक तरीके से अब एक नई मशीन आई है, अब वुडन ब्लॉक से नहीं बल्कि अब एक तरीके से मशीन का इस्तेमाल होने लगेगा। पहले क्या हो रहा था, हैंड प्रिंटिंग हो रही थी, वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हो रहा था, हाथ से उनको प्रेस किया जा रहा था पेपर के ऊपर, बट अब मशीन जो है वो डेवलप हो चुकी है, कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं। तो गुटेनबर्ग ने ये जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है ये इन्वेंट की थी 1430s में। ये क्या थी, कैसे उन्होंने बनाई थी, तो ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आई वो कैसी थी और क्या अब इसके फायदे थे।